आकाश, आकाश, ये क्या? तुमने अभी तक खाना शुरू भी नहीं किया है। आकाश, गेम साइड में रखो और खाना शुरू करो। अच्छा ऐसा करो, आप ही मुझे खाना खिला दो ना। तुम ना बहुत बदमाश हो गए हो। रोज रोज का हो गया अब तुम्हारा ये। आज लास्ट बार खिला रही हूँ तुम्हें, लो। अरे ये क्या, तुमने फिर से इसको खिलाना शुरू कर दिया? आकाश, गेम छोड़ो और खुद से खाना शुरू करो। पापा खेलने दो ना। आकाश, मैंने बोला गेम छोड़ो। मैंने कहा गेम छोड़ो। पापा ये क्या किया आपने? मेरा सारा गेम खराब कर दिया। वो मेरा गेम। आकाश, आकाश बदतमीजी मत करो तुम। 11 साल का आकाश एक जिद्दी और बिगड़ैल बच्चा था। स्कूल बंक करना, अपनी जताई हुई इच्छा पूरी ना होने पर उग्र हो जाना, यह उसके लिए एक आम बात थी और उसको ऐसा बनाने में सबसे बड़ा हाथ उसके माता पिता का ही था। और जब आकाश के पिता को इस बात का एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके व्यक्तित्व पर बुरा असर डाल रहा था। वो खुद उसे अपने हाथों से अपना विरोधी बना रहे थे। आकाश के गुस्से में एक दस्तक थी कि उसकी मनोदशा सामान्य नहीं थी और उसके घर के इसी माहौल का किसी अपराधी ने फायदा उठाया। अरे तुम स्कूल नहीं गए? डरो मत, तुम मुझे नहीं जानते, मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। ऐसा है ना, तुम्हारी मम्मी पापा है ना, तुम्हें प्यार ही नहीं करते। तुम कुछ दिन के लिए, 2-3 दिन के लिए गायब हो जाओ। सच अंकल? हाँ, चले। पीछे हटे, हटो 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 हटो। सर, बॉडी पर कोई भी एक्सटर्नल इंजरी नहीं है और ना इसकी पॉकेट से कुछ मिला है। शिरके, आसपास पता करो, शायद बच्चे को कोई जानता हो। ओके सर। सर हमारे बेटे आकाश का कुछ पता चला? देखिए हम पता कर रहे हैं, जैसे कुछ खबर आती है मैं बताता हूँ आपको। अब क्या पता कर रहे हैं? 6 महीने से हम यही सुन रहे हैं कि आप पता कर रहे हैं। अभी तक आप मेरे बच्चे को ढूंढ नहीं पाए। मेरा बच्चा क्या कर रहा होगा, किस हाल में होगा? सर, आसपास में ना तो कोई सीसीटीवी और ना ही किसी ने भी इस बच्चे को आइडेंटिफाई किया है। हो सकता है ये बच्चा यहाँ का ना हो। पता करना मुश्किल है कि ये बच्चा खुद यहाँ पर आया या फिर इसके लाश को यहाँ पर लाके डंप किया गया। सर देख के तो ये लग रहा है कि नेचुरल डेथ है। इसकी डेथ नेचुरल है या फिर किसी ने मारकर इसे यहाँ फेंक दिया है, ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही क्लियर होगा। साहब 10 का एक बहुत अच्छा है, ताजा ताजा है, ले लो ना साहब। साहब 10 का एक ताजा। साहब 10 का एक ताजा है साहब। अरे ले लो ना साहब। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। नाम क्या है बेटा आपका? मंजू। वाह वाह, बहुत प्यारा नाम है। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, आपके फूल खरीद लेता हूँ। लीजिए ना साहब, 10 का एक और 20 का 3। और अगर मैं सारे फूल खरीद लूंगा तो? सारे? हाँ? साहब 80 में ले लीजिए। ये लो, पूरे के पूरे 100 रुपए। खुश? अंकल ने सारे फूल खरीद लिए, ये लो 100 रुपए। हाँ? अरे वाह रे कमला, तेरी बेटी ने तो आज एकदम धमाल कर दिया। एक काम करते, इसी बहाने आज वो चिकन पार्टी करते। एक खबरदार जो मेरी कमाई पे नजर लगाए, समझी ना? चल भाग यहाँ से। हाँ जाती हूँ। बड़ी आई मंजू, ये फूल बेच में आती है। हेलो। सर बोरीवली में जिस बच्चे की लाश मिली थी उसकी फोटो सारे थानों में सर्कुलेट करवा दिए, लेकिन कहीं से कोई अपडेट नहीं कि उस बच्चे की कहीं मिसिंग रिपोर्ट फाइल की गई हो। सर बच्चे की पहचान लगाना मुश्किल हो रहा है। सर, उस बच्चे का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर का फोन आया था। उन्होंने बताया कि उस बच्चे को काफी लंबे समय से मॉलेस्ट किया जा रहा था।
बच्चे को मोलेस्ट किया जा रहा है और कहीं पर भी उसकी मिसिंग कंप्लेंट फाइल नहीं है। मतलब बच्चे के साथ जो हो रहा था उसमें उसके किसी जान पहचान वाले का ही हाथ होगा। ना आई एम श्योर उस बच्चे की डेथ नेचुरल नहीं होगी। सर अभी अभी कंट्रोल रूम से फोन आया है, गोराई खाड़ी के पास एक और बच्चे की लाश मिली है। लेकिन हम उनकी पहचान नहीं कर पा रहे थे, पर हमें ऐसा लग रहा था कि उन दोनों बच्चों में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमारे अंदाजे को बिल्कुल सही ठहरा रही थी। सर जिन दो बच्चों की लाश हमें मिली थी ये उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के मुताबिक उन दोनों बच्चों की उम्र 8 से 10 साल के बीच की थी और जिस बच्चे की लाश हमें गोराई में मिली सर इस बच्चे को भी मोलेस्ट किया जा रहा था और इन दोनों बच्चों की मौत ऑर्गन्स फेलियर की वजह से ही हुई थी। ऑर्गन फेलियर? यस सर मौत नेचुरल लग रही थी लेकिन डॉक्टर्स ने उन बच्चों की बॉडी में कई तरह के सिम्टम्स नोटिस किए। उन दोनों बच्चों को ऐसे खतरनाक केमिकल्स दिए जा रहे थे जिसकी वजह से उनके ऑर्गन्स धीरे धीरे खराब होते गए। किस तरह के केमिकल्स? सर ये तो फिगर आउट नहीं हो पाया है लेकिन डॉक्टर्स का मानना यह है कि जिस तरह का खाना बच्चे खा रहे थे शायद वो केमिकल्स उसी खाने में मिलाकर बच्चों को दिया जा रहा था। मतलब बच्चों को पर्पसली केमिकल्स दिए जा रहे थे ताकि बच्चे धीरे धीरे मर सके। दोनों बच्चों की मौत कब हुई? सर इन दोनों मौत में 2 दिन का गैप है और दोनों बच्चों की मौत एक ही वजह से हुई, शरीर में केमिकल का होना। और दोनों बच्चों को मोलेस्ट भी किया जाता था। शायद दोनों बच्चों का आपस में कोई कनेक्शन है और इन्हें मोलेस्ट करने वाला और मारने वाला कोई एक ही है। कितने हुए माँ? माँ कितने हुए? भुला दिया ना मंजू, कितना बोलती है। अब चुप, फिर से गिनने पड़ेंगे मुझे। 1 2 3 4 5 6। अब मुंह पे उंगली रखकर बैठी रहेगी। पूछ अब क्या पूछना है। अच्छा माँ तो इन पैसों की 2 हिस्से क्यों करती है? एक खर्चे के लिए और एक तेरे लिए। मेरे लिए? हाँ तो तू बड़ी होगी तो तेरी शादी करनी पड़ेगी ना। मेरी शादी कब? मंजू तू कितना बोलती है, पहले बड़ी तो हो जा। अच्छा सुन, राशन वाले के यहाँ से जाकर दाल चावल ले, बाकी बातें खाना बनाते बनाते करेंगे। ये ले पकड़। अरे कमला, तेरी तो चांदी हो गई है रे। तो अंदर कैसे आई रे? ये लो, दरवाजा खुला था, आ गई अंदर। अरे सुन ना, मेरे को 100 रुपए उधार दे देना। चल निकल यहाँ से, पहले 500 रुपए वापस दे और फिर उधार मांगना, समझी ना? तू तो आजकल बहुत घमंडी हो रही है रे। ए, चल अपना काम कर, समझी? चल निकल यहाँ से, पैसे उधार चाहिए। चल निकल। मंजू क्या हुआ, इतनी घबराई सी क्यों है? माँ वहाँ पुलिस है। पुलिस? अच्छा फूल है, ले लो। 10 का एक ले लो ना साहब। अरे मंजू बेटा, आओ 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 ना बेटा, एक अच्छी सी फोटो निकालते हैं। हाँ ये देखो। मंजू किधर?
सर मैंने उन बच्चों के फोटोज मुंबई के हर अखबार और सोशल मीडिया पे सर्कुलेट करवा दिए हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी सामने नहीं आया है जो इन बच्चों की पहचान कर सके। लेकिन सर गोरेगांव पुलिस से भी एक इन्फॉर्मेशन मिली है। गोरेगांव पुलिस को भी उनके एरिया में एक 8 से 10 साल के बच्चे की लाश मिली थी। सर उस बच्चे की बॉडी बुरी तरह से सड़ गई थी, उसका चेहरा भी पहचान पाना मुश्किल था। लेकिन जब उस बच्चे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो पता चला कि उस बच्चे की मौत भी ऑर्गन फेलियर की वजह से हुई थी। एक बच्चे की लाश मिली बोरीवली में और दूसरे बच्चे की लाश मिली बोरीवली के गोरे इलाके में, और अब ये तीसरे बच्चे की लाश मिली है गोरेगांव में, और तीनों बच्चे एक ही वजह से मारे गए। क्या इस तीसरे बच्चे को भी मोलेस्ट किया गया था? सर उस तीसरे बच्चे की बॉडी डिकम्पोज थी, तो कह पाना मुश्किल है कि उसको भी मोलेस्ट किया जा रहा था या नहीं। लेकिन उस बच्चे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से उसकी मौत बोरीवली में मिले बच्चे की मौत से 1 हफ्ते पहले हुई थी। यानी 7 दिन में 3 बच्चों की मौत, और मौत का तरीका एक है। क्या कनेक्शन हो सकता है तीनों बच्चों के पीछे? सर कहीं ये काम किसी सीरियल किलर का तो नहीं जो इसी उम्र के बच्चों को अपना टारगेट बना रहा हो सकता है, लेकिन किलर का अंदाजा तभी लग पाएगा जब इन बच्चों की पहचान हो पाएगी। लेकिन सर इन बच्चों के इलाज सर एक विनायक नाम का आदमी थाने आया है। उसने इन दोनों बच्चों की फोटो अखबार में देखी थी जिनकी लाश हमें बोरीवली और गोराई में मिली थी। सर उसका कहना है कि वो इस बच्चे को जानता है जिसकी लाश हमें गोराई में मिली थी। सर मेरा उस बच्चे से ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। दरअसल दहिसर में मेरी एक किराना शॉप है और मेरी दुकान के सामने ही एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है जिसका काम काफ़ी समय से रुका हुआ है। ये बच्चा राजू और उसकी माँ 6 महीने पहले तक उसी बिल्डिंग में रहा करते थे। बच्चे की माँ? हाँ सर। नाम क्या बच्चे की माँ का? लक्ष्मी। सर ये मेहनत मजदूरी करते हैं और मेरी दुकान से उधार राशन लिया करते थे, लेकिन 6 महीने पहले से मैंने उनको कहीं देखा नहीं। क्या तुम स्कूल में पढ़ना चाहती हो? तो क्या, मैं तुम्हारा स्कूल में दाखिला करवाना चाहता हूँ, चलोगी मेरे साथ? ए साहब, तेरी नियत अच्छे से समझ रही है मैं। रोज रोज 100 का नोट दिखाकर आज स्कूल कर रहा है। अरे बहन, बस तेरे जैसे लोग रोज आते हैं यहाँ पे, बच्चे को हमदर्दी दिखाकर उसका फायदा उठाना चाहते हैं। नहीं, आप गलत सोच रहे हैं, मैं तो आपकी मदद। कोई जरूरत नहीं है मदद करने की, और आज के बाद अगर मेरी बच्ची को छुआ ना तो तेरा हाथ काट कर फेंक दूंगी, समझा ना? चल निकल यहाँ से, उठ। तेरे को मालूम भी है कि ये लोग बच्चों के साथ क्या करते हैं? आज के बाद किसी के भी चिकनी चुपड़ी बातों में आना मत, समझी ना? तेरे को मालूम भी नहीं ये लोग। रुक एक सेकंड। हेलो साहब, राजू और उसकी माँ 6 महीने पहले तक इसी बिल्डिंग में रहा करते थे। मेरी दुकान यहाँ सामने ही है साहब, वो रही साहब। उस औरत के बारे में कुछ और भी जानते हो? वो कहाँ काम करती थी, कहाँ से आई थी? साहब इतना तो कुछ नहीं मालूम है, लेकिन वो लोग मुंबई के नहीं थे। शायद वो लोग राजस्थान से आए थे यहाँ पे मेहनत मजदूरी करने, फिर अचानक 6 महीने पहले पता नहीं कहाँ चले गए। इससे ज्यादा और कुछ नहीं मालूम साहब। राजू और उसकी माँ के साथ कभी इस बच्चे को भी देखा था यहाँ पर? पहचानते हो इसे? नहीं साहब, मैं इस बच्चे को नहीं पहचानता। राजू की माँ का स्केच बनवाने में हमारी मदद कर सकते हो? कोशिश करेगा साहब। तो कह लिया ये तेरे को मंजू को साथ बुलाने को बोला था ना? मंजू की तबीयत ठीक नहीं है भाई। आज से बहुत ही सारा पैसा जमा हो गया ना, हम लोग उसके सामने वाली सिग्नल पे जाएंगे ना तो क्या हुआ माँ? कुछ नहीं, जल्दी चल। हाँ जिस अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में राजू और उसकी माँ लक्ष्मी रहते थे वहां पर पता करो, शायद इनके बारे में हमें और भी कुछ पता चल जाए। और हाँ, राजस्थान पुलिस को लक्ष्मी का स्केच और बाकी तीनों बच्चों के फोटोग्राफ भेज दो, शायद वहां से कुछ क्लू मिल जाए। ओके सर। 2 बच्चों को मोलेस्ट किया जा रहा था और तीसरे बच्चे की भी यही संभावना है। तीनों बच्चों की बॉडीज में जानलेवा केमिकल्स। चक्कर क्या है? शिरके ये भी तो हो सकता है कि राजू की माँ लक्ष्मी की भी मौत हो चुकी हो। पता करो कि किसी औरत की आइडेंटिफाई बॉडी मिली है क्या जिसकी शक्ल राजू की माँ लक्ष्मी के स्केच से मिलती जुलती है। ओके सर। माँ तो उस पैसे के 2 हिस्से नहीं करी है, तू नहीं बोला था ना एक मेरी शादी। मंजू तू पोटली बांध में आती है।
सर, मैं पिछले दिनों मिली अनआइडेंटिफाइड बॉडीज के बारे में पता कर रहा था, लेकिन राजू की मां से जुड़ी किसी भी औरत की कोई बॉडी नहीं मिली है। लेकिन सब पता चला है कि कुछ दिन पहले भाईंदर पुलिस को भी उनके एरिया में एक बच्चे की लाश मिली थी और उस बच्चे की मौत भी ऑर्गन्स फेलियर की वजह से हुई है। 2 बच्चों की लाशें मिली बोरीवली में और एक बच्चे की लाश मिली गोरेगांव में, और अभी जो एक लाश मिली है वो मिली है भाईंदर में, और 4 बच्चों की मौत हुई है एक ही वजह से। लेकिन सर, जिस बच्चे की लाश भाईंदर में मिली उसकी बॉडी में मोलेस्टेशन का कोई साइन नहीं मिला है। लेकिन 4 बच्चों की मौत हुई है जहरीले केमिकल्स की वजह से। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये बच्चे किसी केमिकल फैक्ट्री में काम करते हो? शिरके, मुंबई और आसपास के इंडस्ट्रियल एरियाज में इन 4 बच्चों के बारे में पता करो। ओके सर। माँ बताओ ना, हम अचानक से कहाँ जा रहे हैं? मंजू मैं सब बताऊंगी, अभी चल जल्दी से मेरे साथ, चला जा, आजा। सर, मैंने मुंबई के सभी थानों में चेक किया तो पता चला कि जिस दौरान उन 4 बच्चों की मौत हुई थी उसी दौरान एक 8 से 10 साल के बच्चे की लाश ट्रॉम्बे पुलिस को भी उनके एरिया में मिली थी और उस बच्चे की मौत भी ऑर्गन्स फेलियर की वजह से हुई। सुनिए, खाना मुझे पता है सिर्फ आपकी गलती नहीं है, मेरी भी गलती। मैंने उसे लाड प्यार करके इतना सिर पे चढ़ा के रखा था, लेकिन आप कुछ भी करिए, उसे ढूंढ लीजिए, हम दोनों मिलके उसे समझाएंगे। आखिर वो बेटा है हमारा। 5 बच्चों की बॉडीज मुंबई के अलग अलग जगहों पर मिली, कॉज ऑफ डेथ सेम, लेकिन मोलेस्ट सिर्फ 2 बच्चों को किया। हो सकता है मोलेस्टेशन का कनेक्शन किसी अलग आदमी से हो, लेकिन मर्डर करने का तरीका एक, मतलब मारने वाला कोई एक ही। सर, राजू के अलावा अभी तक किसी भी बच्चे की पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन राजू की मां लक्ष्मी इस समय कहां गायब है इसका कोई भी लीड हमारे पास नहीं है। सर, पॉसिबल है कि ये सारे बच्चे बाल मजदूरी के विक्टिम हो, लेकिन फिलहाल अभी तक ऐसी किसी भी केमिकल फैक्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिली है जहां पर बाल मजदूरी करवाई जाती हो। इंफॉर्मेशन ऐसे नहीं मिलेगी, निकालनी पड़ेगी। अपने खबरियों को काम पर लगा दो, उनसे बोलो कि मुंबई के सभी इंडस्ट्रियल एरियाज में अच्छे से फील्डिंग लगाएं। 5 बच्चों की बॉडी को विसरा टेस्ट के लिए भेज दो। विसरा टेस्ट डिटेल पोस्टमार्टम का ही एक हिस्सा होता है, जिसमें डॉक्टर बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को क्लोजली एग्जामाइन करते हैं। विसरा टेस्ट से हम उस केमिकल के बारे में पता करना चाहते थे जिसके कंजप्शन से उन 5 बच्चों की मौत हुई थी। देखते ही देखते ये केस अखबारों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर छा गया। डीसीपी सर के ऑर्डर से उन सभी 5 बच्चों का केस मुझे सौंप दिया गया। हमने बाल मजदूरी से लेकर सीरियल किलर होने की सभी पॉसिबिलिटीज पर काम करना शुरू कर दिया। हम कई हिस्ट्री शीटर्स को राउंड अप कर रहे थे, लेकिन किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहे थे। उन 5 बच्चों में से जिस राजू नाम के बच्चे की पहचान हमारे सामने आई, उसकी मां का पता लगाना भी नामुमकिन नजर आ रहा था। और तभी हमारे सामने एक और मर्डर केस आया। सर, कंट्रोल रूम से फोन आया था, बोरीवली के एक चौल में एक औरत की लाश मिली है। साहब, अंदर जो है ना वो कमला है, वो अपनी बेटी मंजू के साथ यहाँ रहती थी। जब मैं सुबह आई तो देखा दरवाजा खुला था और उसके अंदर लाश। और कमला की बेटी? मैं आई थी तो वो वहाँ नहीं थी। साहब, यही है मंजू, इसकी बेटी। और कमला का पति? उसका पति नहीं है साहब। कमला ने मेरे को बताया था कि काफी समय पहले उसकी मौत हो गई थी। कमला के किसी रिश्तेदार को जानती हो? नहीं साहब, लेकिन वो राजस्थान की थी। राजस्थान? राजस्थान में कहाँ की? वो तो नहीं पता साहब। कमला का कभी झगड़ा हुआ था किसी के साथ? नहीं साहब, वो बहुत अच्छी थी, उसका कभी किसी के। याद आया साहब, एक आदमी है
उसका उसके साथ झगड़ा हुआ था सिग्नल पे। ए साहब, तेरी नियत अच्छे से समझ रही है मैं, और आज के बाद अगर मेरी बच्ची को छुआ ना तो तेरा हाथ काट कर फेंक दूंगी, समझा ना? हाँ, पर वो आदमी कौन था जिसके साथ कमला का झगड़ा हुआ था? इतना तो नहीं पता साहब, लेकिन वो इंसान अक्सर वहाँ आता जाता रहता है और गरीब बच्चों को ना वो खाना वाना बांटता रहता है। साहब, वो आदमी कुछ ज्यादा ही मेहरबान था मंजू पर, उसे सारे फूल खरीद लेता था और कमला को ये लगता था कि उसकी बुरी नजर है मंजू पर। कमला के पास कोई मोबाइल फोन था? हाँ साहब। घर में कमला और उसकी बेटी मंजू रहते थे। माँ का मर्डर, जरूर किसी ने कमला का मर्डर करके मंजू को अगवा किया हो। बच्ची की फोटो पेट्रोलिंग टीम को भेज दो और बॉडी पोस्टमार्टम के लिए। जिस सिग्नल पर कमला और उसकी बेटी मंजू फूल बेचा करते थे वहां भी पता करो कि उस सिग्नल पर कमला का किस आदमी के साथ झगड़ा हुआ था। कमला के कॉल रिकॉर्ड्स में निकलवा, हो सकता है उससे उसके किसी रिश्तेदार का पता चल जाए। हमें कैसे भी करके उसकी बच्ची को बचाना होगा। सर, इन सभी बच्चों की विजरा रिपोर्ट आ गई है। इन बच्चों को हाइड्रोक्सीएनिसोल नाम का केमिकल दिया जाता था। सर, ये केमिकल सरदर्द और जुकाम का बाम बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डॉक्टर्स का मानना है कि शायद बच्चों के खाने में ये बाम मिलाया जाता होगा। बाम? बच्चों के खाने में? कहीं ऐसा तो नहीं है कि बच्चे बाम बनाने वाली किसी फैक्ट्री में काम करते हैं? सर, मुंबई में जितनी भी बाम बनाने वाली या इस तरह का केमिकल सप्लाई करने वाली फैक्ट्रीज है, मैंने उन सबकी लिस्ट बनाई है। सर, हमारे खबरी इन सब फैक्ट्रीज पे नजर बनाए हुए हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी क्लू नहीं मिला जिससे ये पता चल सके कि ये बच्चे ऐसी किसी फैक्ट्री में काम करते हों। एक के बाद एक 5 बच्चों का मर्डर एक ही तरीके से। उसके बाद कमला का मर्डर सामने आया और फिर पता चला कि उसकी बच्ची मंजू गायब। कहीं बातों का आपस में कुछ कनेक्शन तो नहीं? सर, कमला जिस सिग्नल पर बैठती थी वहां के एक सीसीटीवी में वो आदमी कैप्चर हुआ है जिससे कमला का झगड़ा हुआ था। किशोरी बता रही थी कि ये गरीब बच्चों को सिग्नल पर खाना बांटा करता था और कमला को लगता था कि इस आदमी की उसकी बेटी मंजू पर गलत नजर है। 5 बच्चों में से 2 बच्चों को मोलेस्ट किया जा रहा था और सभी बच्चों की बॉडी में केमिकल्स मिले। शिल्के, कहीं ऐसा तो नहीं है कि बच्चों को केमिकल्स मिलाकर खाना बांटता था? ये देखो, इसकी गाड़ी का नंबर विजिबल है, साफ साफ दिख रहा है। गाड़ी के रजिस्ट्रेशन से इसका एड्रेस पता करो, कहाँ रहता है ये। जी, पूरा घर चेक करो और अच्छे से चेक करो। सुनिए, क्या कर रहे हैं आप? मंजू का? मंजू? कौन मंजू? वही मंजू जिससे तू फूल खरीदा करता था और उसकी माँ कमला से भी तेरा झगड़ा हुआ था। हाँ, हुआ था, पर आप कहना क्या चाहते हैं? कमला का मर्डर हुआ है और मंजू गायब है। क्या? हाँ, तूने कमला का मर्डर किया और मंजू को भी तूने ही गायब किया है। बोल, मंजू कहाँ है? नहीं सर, आपको कुछ गलत फहमी हो गई है। कमला के मर्डर से मेरा कोई लेना देना नहीं है और ना ही मैं मंजू के बारे में कुछ जानता हूँ। सर, अंदर कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला। देखा सर, मैंने कहा था ना, आपको गलत फहमी हो गई है। इस आदमी के बारे में अच्छे से पता करना पड़ेगा। इसके कॉल रिकॉर्ड, सोशल नेटवर्किंग अकाउंट, सब कुछ अच्छे से चेक करना पड़ेगा। हो सकता है मंजू की माँ कमला का शक सही और इसकी मंजू पे बुरी नजर हो और इसी ने मंजू को गायब किया हो।
कमला जिस सिग्नल पर फूल बेचा करती थी वहाँ राजू, उसकी माँ और बाकी 4 बच्चों के बारे में तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, लेकिन ये पता चला है कि उसी सिग्नल पर वकार जिन बच्चों को खाना बांटा करता था वहां से वो बच्चे अचानक से गायब हो गए। और जब मैंने वकार का सोशल नेटवर्किंग अकाउंट चेक किया तो पता चला कि वकार ने उन सभी बच्चों के साथ अपने अकाउंट पर कुछ फोटोज अपलोड किए हैं। ये देखिए सर। ये भी तो हो सकता है कि वकार इन फोटोग्राफ और पोस्ट से ये साबित करना चाहता हो कि वो बच्चों के भले के लिए चैरिटी करता है, जबकि सच्चाई इसकी कुछ और ही हो। नहीं सर, वकार के कॉल रिकॉर्ड में तो ऐसा कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला है। एक काम करो, इसकी हर एक्टिविटी पे नजर रखो। हो सकता है ये उन 5 बच्चों को भी जानता हो जिनकी लाशें हमें मिली, और ये भी जानता हो कि मंजू इस वक्त गायब कहाँ है। ले खाना खा ले। वकार हमारे शक के दायरे में था, लेकिन कमला से जुड़े राज हमें अब और भी ज्यादा उलझाने वाले थे। ये देखिए सर, ये उस सिग्नल का सीसीटीवी फुटेज है जहां पर कमला बैठती थी, और मैंने इस सिग्नल का पिछले कई दिनों का फुटेज चेक किया है। ये वही कार है जो इस सिग्नल पर रोजाना आती थी, और कमला इसी कार की डिक्की से कार्टन लेती थी। एक फूल बेचने वाली मामूली औरत से कार वाला सिग्नल पर मिलने क्यों आता होगा? किशोरी, इस कार से एक आदमी रोज कमला से मिलने आता था, कौन है वो? साहब ये कार तो वहाँ रोज आती थी, और इसमें का वो जो आदमी, उससे बात भी करती थी कमला। मैंने उससे पूछा भी था कि कौन मिलने आता है तेरे को, लेकिन उसने कभी कुछ नहीं कहा। बोलती थी कि कोई बड़ा सेठ है। कौन बड़ा सेठ? वो नाम वाम कभी नहीं बताया उसने मुझे। जो आदमी इस कार के अंदर होता था, उसका चेहरा देखा था कभी? उसके बारे में बता सकती हो? नहीं साहब, कभी देखा नहीं उसका चेहरा मैंने। अच्छा, ये देखो, इस कार में से कमरा रोज एक कार्टन लेती थी। क्या होता था इसके अंदर? नहीं साहब, कभी इसके बारे में उसने नहीं बोला मेरे को। ठीक है, तुम जा सकती हो। शिरके, हो सकता है किशोरी कमला के बारे में सब कुछ जानती है, फिर किसी वजह से या किसी डर की वजह से ये बता नहीं रही हो। इसकी भी कुंडली निकालो। सर, कमला जिस गाड़ी वाले से मिला करती थी, वो गाड़ी का नंबर मलाड में रहने वाले मनसुख सेठ के नाम पर रजिस्टर्ड है। मनसुख? जी सर। वो कमला? कौन कमला सर? ये है कमला, पहचाना? सर, मैं ऐसी किसी औरत को नहीं जानता, और आप ये सब मुझे क्यों पूछ रहे हैं सर? मनसुख, ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत कर। तुम्हारी गाड़ी सिग्नल के सीसीटीवी में कैप्चर हुई है। इस औरत का मर्डर हो चुका है। कुछ भी हमसे छिपाने की कोशिश मत करना। सर, मानता हूँ कि वो गाड़ी मेरी है, लेकिन मैं उसे यूज नहीं करता सर। हो सकता है कि मेरा ड्राइवर उस औरत को जानता हो सर। कौन ड्राइवर? सर, विक्रांत। वही ये कार चलाता था, लेकिन पिछले 3 दिन से छुट्टी पे है सर, और उसका फोन भी नहीं लग रहा है। रहता कहाँ है विक्रांत? सर, मालूनी में कहीं रहता है, लेकिन उसका एड्रेस नहीं पता है मुझे। नंबर दो विक्रांत को। ताला लगा है। तोड़ो ताला। पूरा रूम चेक करो अच्छे से। सर, ये देखिए।
सर ये उसी तरह के केमिकल्स हैं जो उन 5 बच्चों की बॉडी में पाए गए थे। ये सभी केमिकल्स के पैकेट विक्रांत की चोल से मिले सर, और ये विक्रांत की तस्वीर भी वहीं से मिली है। मनसुख की कार रोज उस सिग्नल पर जाती थी और मनसुख का कहना है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। शायद उसका एक ड्राइवर विक्रांत कार लेकर जाता होगा और कमला इस कार से रोज एक कार्टन लेती थी। सर हो सकता है कि उन्हीं कार्टन्स में इस तरह के केमिकल्स हों, क्योंकि ये तो साफ है कि विक्रांत का कमला से कनेक्शन था। उन दोनों के बीच में काफी फोन कॉल्स होते थे। सर कमला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक कमला का मर्डर स्टैबिंग से हुआ था। सर डॉक्टर्स ने कमला के बारे में एक चौंकाने वाली बात बताई है। सर मंजू कमला की बेटी नहीं हो सकती, क्योंकि कमला की मेडिकल रिपोर्ट से यह साफ है कि कमला ने कभी कंसीव ही नहीं किया। तो सर कमला मंजू तो क्या किसी बच्चे की मां नहीं हो सकती। क्या किशोरी तो कह रही थी कि मंजू कमला की बेटी है। मंजू अगर कमला की बेटी नहीं थी तो मंजू का कमला से रिश्ता क्या होगा? क्या ये जवाब कमला की हत्या और अब हमें एक ऐसी इंफॉर्मेशन मिलने वाली थी जो इस केस से जुड़े हर इंसान का आपस में कनेक्शन होने की संभावना पुख्ता कर रही थी। सर मैंने विक्रांत के सेठ मनसुख और उसकी फैमिली के बारे में पता किया। मनसुख और उसकी फैमिली भी राजस्थान के रहने वाले हैं। मनसुख राजस्थान का, कमला राजस्थान की और राजू की मां लक्ष्मी भी राजस्थान की। हो सकता है मनसुख का कमला के साथ कोई कनेक्शन हो और विक्रांत को गायब करने के पीछे मनसुख की कोई चाल हो। शिरके, मनसुख के कॉल रिकॉर्ड्स, इसकी हर एक एक्टिविटीज पर नजर रखो। ओके सर। सर मैंने विक्रांत के कॉल रिकॉर्ड चेक किए। विक्रांत का फोन कमला की हत्या वाली रात से बंद है। और सर एक किशोरी भी विक्रांत के साथ फोन पे टच में थी। मुझे नहीं पता साहब, मैं नहीं जानती विक्रांत बाबू कहाँ है। मैं सच बोल रही हूँ। तुम और कमला विक्रांत के लिए काम करते थे ना? क्या काम करते थे? नहीं साहब, मैं नहीं करती थी। वो कमला पहले करती थी। क्या करते थे? क्या करते थे? वो जो सारे बच्चे जो भीख मांगते थे ना साहब, वो विक्रांत बाबू के थे और कमला उन बच्चों पर नजर रखती थी। वो बच्चे भीख मांग कर जो पैसे लेके आते थे वो कमला को दे देते थे। फिर कमला वो आधे पैसे अपने पास रखती थी और आधे विक्रांत को दे देती थी। विक्रांत जो अपनी गाड़ी में कार्टन लेकर आता था जो कमला लेती थी, क्या होता था उसमें? वो डिब्बे में बच्चों का खाना आता था साहब। और उस खाने में केमिकल मिला होता था। हाँ साहब, उस खाने में कुछ तो होता था, क्योंकि कमला ने वो खाना कभी भी अपनी मंजू को खाने नहीं दिया। कुछ दिन पहले विक्रांत वो बाबू वहाँ आए थे और मुझे अचानक से बोलने लगे कि देख किशोरी, कमला जो कर सकती है ना तू भी कर सकती है। हाँ भाऊ, लेकिन अरे कमला को दूसरी जगह शिफ्ट कर रहा हूँ ना मैं। मैंने भी लालच में आकर उसको हाँ कर दी। फिर अचानक कमला का मर्डर हो गया। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता साहब। क्या ये बच्चे भी पहले उस सिग्नल पर भीख मांगा करते थे? देखो, ध्यान से देखो इन्हें। ये राजू है और ये गुड्डू, ये दोनों वहाँ काम करते थे। मंजू, कितनी बार बोला इन मंगतों के साथ मत खेला कर, समझ में नहीं आता ना? और तुम लोग चलो काम करो। कमला ने हमेशा मंजू को इनसे दूर रखा, फिर अचानक ये गायब हो गए। गायब नहीं हुए हैं, मौत हो गई है इनकी कोई केमिकल वाला खाना खाने से। बाकी के जो बच्चे हैं वहां पर भीख मांगते थे, वो कहाँ हैं? मुझे नहीं मालूम साहब। सर उन 5 बच्चों में से 2 बच्चे उस सिग्नल पे थे। हो सकता है बाकी के 3 बच्चे किसी और सिग्नल पर भीख मांगते हों और कमला जैसे और भी लोग होंगे जो उन बच्चों को मैनेज करते हों। सर ये देख, सर वो नीली गाड़ी वाला मनसुख अचानक गायब हो गया है। उसका घर भी बंद है और नंबर भी। नौकर चाकर सब फरार हैं। शनि, हमारा अंदाजा बिल्कुल सही निकला। मनसुख इस रैकेट को चला रहा था और विक्रांत जैसे उसके कई और भी साथी हैं। मुंबई के जिस सिग्नल पर बच्चे भीख मांगते हैं उन सबका पता करो और देखो उन्हें मैनेज कौन करता है। ऐसे सभी बच्चों का मेडिकल करवाओ और जिन 5 बच्चों की लाशें हमें मिली थी उन सभी के फोटो एनसीआरबी के मिसिंग पोर्टल पर डलवाओ। शायद वहां से कोई क्लू मिल सके। सर लेकिन सर एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही। किशोरी, लेकिन विनायक ने बताया था कि राजू अपनी माँ लक्ष्मी के साथ दहीसर में कहीं रह रहा था। सर इसका मतलब विनायक या किशोरी, इन दोनों में से कोई ना कोई तो झूठ बोल रहा है। मंजू कमला की बेटी नहीं थी और हो सकता है राजू भी लक्ष्मी का बेटा ना हो। चल के विनायक को फिर से थाने बुलाओ। ओके सर।
जो विनायक उन 5 बच्चों में से एक बच्चे की पहचान बताने हमारे पास आया, अब वो भी गायब था। कमला, किशोरी, विक्रांत और मनसुख के बाद विनायक भी इस नेक्सस का हिस्सा लग रहा था, लेकिन उसने एक ही बच्चे की पहचान क्यों की, किस मकसद से की, ये तब हम समझ ही नहीं पा रहे थे। इस नेक्सस की जड़ों तक पहुंचने के लिए हमने मुंबई के कई सिग्नल्स पर छानबीन शुरू कर दी। जहां हमारा सामना कमला और किशोरी जैसे कई लोगों से हुआ, लेकिन इस नेक्सस के किंग पिन गायब थे। सिग्नल्स पर भीख मांगने वाले हम कई बच्चों का मेडिकल टेस्ट करवा रहे थे और एनसीआरबी की मिसिंग रिपोर्ट में हमें ऐसे कई बच्चों का डेटा मिला जो काफी लंबे समय से गायब थे। और इसी छानबीन में हमें आकाश का पता चला, जो पिछले 6 महीने से दिल्ली से लापता था। मेरे बच्चे को क्या हो गया? मेरा बच्चा। मंजू जैसे कई बच्चे गायब कर दिए गए थे। इसका सिरा ढूंढना भी मुश्किल लग रहा था, लेकिन जल्द ही हमें विनायक की एक इंफॉर्मेशन मिली। साहब, इस रैकेट से मेरा कोई लेना देना नहीं है साहब। विक्रांत के दिए जहां से मैं आ गया साहब, उसका मेरी दुकान पे रोज आना जाना था साहब। वो एक दिन आया और मुझसे बोला कि पुलिस इन 2 बच्चों की पहचान ना बहुत जोरों शोरों से कर रही है। देख, मैं चाहता हूँ उनमें से एक की पहचान तो खुद पुलिस स्टेशन जाके कर। देख भाई, मुझसे लफड़े वाला काम नहीं हो पाएगा। तेरा ही फोन आया था ना, पैसे चाहिए कुछ, 50,000 रुपये देता मैं तुझे इसके। 50,000। लेकिन मैं फंसूंगा तो नहीं? मैं क्यों डर रहा है? मैं हूं ना। बोल, और क्या क्या झूठ बोल रहा है? विक्रांत कहाँ है? मुझे नहीं मालूम साहब, लेकिन वो पुणे में हो सकता है साहब। विक्रांत का दूसरा नंबर तो होगा ही तेरे पास? हाँ है साहब, एक नंबर है। हेलो, क्या विनायक भी? मनसुख कहाँ है? साहब, मुझे मनसुख सेठ के बारे में कुछ नहीं मालूम। जल्दी बोलते मनसुख कहाँ है? जल्दी बोलते, नहीं तो टैटवा यहीं दबा दूंगा। बोल। साहब, मैं तो खुद ही बच के छिप रहा था। मुझे मनसुख सेठ के बारे में कुछ नहीं पता साहब। कमला तो तुम लोगों के लिए काम करती थी, फिर उसे क्यों मारा? ये मंजू को भी सेठ ने कहीं से खरीदा था और उसे कमला को संभालने के लिए बोला, ताकि जब वो बड़ी हो तो उसका दाम अच्छा मिल सके। लेकिन साहब, वो मंजू को अपनी बेटी समझने लग गई और उसके साथ भागने की तैयारी कर रही थी। सेठ मेरे को बोला और मैं उसको। मंजू कहाँ है? मंजू कहाँ है? सेठ के कहने पे। किसको बेचा? किसको बेचा? चलो इसको अंदर लो। उठाओ उठाओ, बच्ची का है? बच्ची का है? मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। चिरके इधर देखो। नहीं बेटा, बेटा बिल्कुल मत डरो, हम आपको यहाँ से ले जाने आए, आप डरो मत। हमने मंजू को रेस्क्यू कर लिया था, लेकिन मनसुख अब भी हमारी पहुंच से दूर था।
और विक्रांत के जरिए हम उस तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। साहब, मनसुख सेठ के ऊपर भी एक और सेठ है जिसके बारे में सेठ ने मुझे आज तक कभी नहीं बताया। बस वो हर महीने की 17 तारीख को बच्चों से भरी हुई वैन भेजता था। उन सब बच्चों को स्कूल के कपड़ों में स्कूल की वैन में ही भेजा करता था ताकि किसी को शक ना। फिर सेठ और मैं उसमें से सेलेक्ट करते थे कि इसमें से किसको प्रोस्टिट्यूशन में डालना है और किससे भीख मंगवानी। और 17 तारीख को बच्चे कहाँ लाए जाते थे? जहां से तू और तेरा मनसुख उन्हें उठाते थे। बाहर निकालो इसको। तुम उधर जाओ टंकी के पीछे। चुप चुप चुप। गाड़ी में। बेटा बेटा आप लोग डरना नहीं, हम पुलिस अंकल हैं। आखिरकार हमने इस नेक्सस के किंग पिन मनसुख को अरेस्ट कर लिया था और ऐसे कई बच्चों को रेस्क्यू किया जिन्हें आकाश और मंजू की तरह ट्रैफिकिंग, मोलेस्टेशन और बैगरी रैकेट्स जैसे अपराधों में धकेला गया था। हर अपराध होने से पहले अपनी दस्तक जरूर देता है। अगर हम सतर्क हैं तो समय रहते ऐसे अपराध से बचा जा सकता है। हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। $19,000 2006 में बच्चों के खिलाफ हुए अपराध के कुछ 19,000 मामले सामने आए। 2016 में यह आंकड़ा बढ़कर 1,10,000 तक पहुंच गया, यानी 10 साल में 500% की बढ़ोतरी। नमस्ते, मैं सीनियर इंस्पेक्टर अभिमन्यु ठाकुर और 14 साल के मेरे करियर में एक बात तो साफ हो गई है। दिल चाहे जितना भी सख्त हो, तजुर्बा चाहे जितना हो और चीज़ों को सामना करने की तैयारी चाहे जितनी हो, लेकिन बच्चों के खिलाफ हुए अपराध को देखकर दिल आज भी दहल जाता है। ऐसे ही मामलों में एक मामला है दिल्ली के यमुना विहार का, जहां एक बच्ची के साथ इतनी बेरहमी के साथ अपराध किया गया था कि इस केस के सामने आते ही मैं समझ गया था कि कितना उलझा हुआ, कितना कॉम्प्लिकेटेड केस है, इतना पेचीदा कि आज तक याद है। क्या है ये? हाँ, जब देखो टीवी देखती रहती है। चल जा पानी लेकर आ। अरे क्या हुआ बेटा? हाँ, मम्मा ने डांट दिया। कोई बात नहीं, मम्मा थकी हुई है ना बेटा। चल आप बैठ के टीवी देखो, ठीक है? मैं आता हूँ। क्या कर रही हो? कुछ नहीं। क्या छुपा रही हो? अरे कहा ना कुछ नहीं। क्या ये इतने पैसे कहां से आए? कुछ नहीं, छोड़ो। मैं कुछ पूछ रहा हूँ, जवाब दो उसका। मालिक से उधार लिए। वाह, तुम्हारा वो कंजूस मालिक उधार देगा तुम्हें? अच्छा चलो मान लिया उधार दिया है, तो छुपा क्यों रही हो? सच क्या है मुझे बताओ। क्या फर्क पड़ता है, आ गए ना, अब काम आएंगे। चोरी के पैसे नहीं चाहिए मुझे। हाँ? क्या जरूरी है, पैसे
या वो कहाँ से आए वो? अरे जरूरी कुछ भी हो, लेकिन चोरी के पैसे इस घर के अंदर नहीं चाहिए मुझे। तो क्या मैं पागल हूँ? हाँ, झक मार के लिए आई है? हाँ तो मैंने कहा था क्या? तुम क्यों कहोगे? तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना। मैं इतना सारा जोखिम उठाकर ये सब क्या जोखिम लगा रखा है? और ये अच्छा है, पाप खुद करो फिर सब मेरे सर पे डाल दो। विष्णु, क्यों भाई? ठीक है चलेगा? हाँ चलते हैं। एक मिनट। मानव। जी पापा। अरे वाह, बड़ा अच्छा मोबाइल है तेरा। अब उसे जेब में रखो और यहाँ दुकान संभालो, हम जाकर आते हैं। अरे पापा, वो मुझे काम से बाहर जाना था। हाँ, ट्विंकल को ट्यूशन पढ़ा। बैठो, ध्यान रखो, अभी आते हैं। अरे चलो। C for cat, D for dog, E for elephant. अच्छा मुझे बताओ तीसरा वाला कलर कौन सा है? फिर से शराब पीकर आए हो? हाँ, मैं यहाँ मर के सब संभाल रही हूँ और तुम जानते हो ना शराब की वजह से। अरे कुछ नहीं हुआ। मम्मी पापा क्या है ये सब? फिर से आप लोग शुरू हो गए। अब मैं पढ़ाई कैसे करूं? समझा अपनी माँ को। चलो चलो। ट्विंकल तुम्हारा मुंह खुला है, मक्खी चली जाएगी। क्या कर रही है तू? तुझे क्या, तू जाके अपना काम कर। दीदी कहीं तू फिर से वही बकवास तो नहीं? तो अपना जाके काम कर, समझा? मैं ना पापा को बता दूंगा। धमकी दे रहा है मुझे? छोटा है, छोटी की तरह है। 1 साल बड़ी है तो क्या हुआ? तुझे गलत चीजों से दूर रखना मेरा फर्ज है। पापा देखो पूजा दीदी क्या कर रहे हैं। फिर शुरू हो गए तुम दोनों। टीवी देखना तो मुझे। सुन लिया? चल अब निकल यहाँ से। चोरी क्यों उतर गए तुम लोग? हाँ, चोरी पे इतना नीचे गिर गए तुम लोग? अरे काम में चोरी करते हो, चलो ठीक है, उसे माफ किया जा सकता, लेकिन पैसों की चोरी? क्या लगा तुम लोगों को कि मुझे जानकारी नहीं होगी? 1.5 लाख की चोरी हुई है, 1.5 लाख की, और एक एक पैसे का हिसाब रखता हूं मैं। देखो, तुम में से जिस किसी ने भी चोरी की है वो चुपचाप जाके मेरे ड्रॉअर में रख दो, या फिर अगर तुम लोग उसका नाम जानते हो तो मुझे बता दो। मेरी जगह कोई और होता ना तो सबसे पहले तुम लोगों को पुलिस थाने ले आता। भाई साहब, मैं आपके सामने हाथ जोड़ रहा हूँ, ट्विंकल को कुछ मत करना प्लीज। नहीं हम आ जाएंगे जहां आप कहोगे। नहीं किसी के पास नहीं जाएंगे, पुलिस के पास भी नहीं जाएंगे, सच कर रहे हैं। पता लिख रहे हैं। हाँ, लिंक रोड से 1.5 लाख। भाई साहब 1.5 लाख तो नहीं है हमारे पास। नहीं बच्ची को कुछ मत करना प्लीज, बच्ची को कुछ मत करना। हेलो 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 भाई साहब, आपने फोन नहीं काटा था, अपने आप कट गया था, पता नहीं कैसे, हमको नहीं पता। नहीं हम 1.5 लाख का इंतजाम कर लेंगे। हाँ हम सच कह रहे हैं। हेलो 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 ट्विंकल गायब हुई, इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। हाँ, किसी को कानून खबर नहीं होनी चाहिए। तू जाके बाहर खेल गया। लेकिन पापा ट्विंकल। अरे ट्विंकल को छोड़, मैं देख जैसे तो रोज खेलने जाता है ना, जाके वैसे खेल के। हाँ, किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। हाँ, एकदम नॉर्मल। जा बेटा जा। तुम एक काम करो, वो पैसे लेकर जो ऑफिस लेकर आई थी तुम। वो पैसे कैसे? वो पैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, अभी ट्विंकल को बचाना ज्यादा जरूरी है। आंटी ट्विंकल। माने तो भी जा। हाँ, लेकिन उसको पढ़ाना था ना। मैंने कहा ना अभी जा, बाद में आना। अरे अगले हफ्ते मैंने कहा ना जा अभी। जाओ पैसे लेकर आओ। नहीं, मैं पैसे नहीं दूंगी। तुम चलो पुलिस के पास चलते हैं। अरे पुलिस? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? पागल हो गई तुम? भूल गई तुम? तुम्हारे सामने फोन आया था ना, अगर पुलिस के पास गए तो ट्विंकल को जान से मार देंगे वो। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? अरे मैं सब समझ रहा हूँ, तुम नहीं समझ रही हो।
पापा वो ट्विंकल के पापा बहुत ही डरे हुए लग रहे थे, परेशान थे और झगड़ा भी कर रहे थे। कह रहे थे कि ट्विंकल को कुछ हो गया तो आप एक बार जाके देखिए ना। हाँ हाँ, तुम दुकान संभालो, मैं अभी जाके आता हूँ। हाँ अरे पापा संभाल लेना। हाँ देखो पंकज, बताओ क्या हुआ है? ट्विंकल को किसी ने किडनैप कर लिया और वो फिरौती मांग रहा है। कितने पैसे मांगे? इस एड्रेस पे 1.5 लाख पहुंचा देना। 1.5 लाख? 1.5 लाख? हाँ कोई बात नहीं, यार दोस्तों से रिश्तेदारों से मांग लेंगे उधार, दे देंगे पैसे। बच्ची सही सलामत घर पे आए बस। मैं तो किडनैप हूँ ना, मुझे रस्सी से बांधना पड़ेगा वरना मम्मी पापा कैसे करेंगे। मुझे रोने की एक्टिंग आती है, मजा आएगा ना? है मैंने कार्टून में देखा था एक बॉय को रस्सी से बांधा हुआ था। पूरे 1.5 लाख है। अब तो सब ठीक हो जाएगा ना? प्लीज आप देख लीजिएगा। हाँ पूजा, मुझे हॉट पोजेस चाहिए, ठीक है? ऐसे ठीक है ना? यार नॉर्मल पोजेस बहुत आगे, मुझे बोल्ड चाहिए ना। कम ऑन, शक होता है। गिव मी दिस। देख पूजा, अगर स्टार बनना है ना तो सबसे पहले शर्माना छोड़ दे। ये जितनी भी बड़ी बड़ी हीरोइंस और मॉडल शॉडल देख रही है ना, उन्होंने शर्माना छोड़ दिया। सो बी कॉन्फिडेंट ना। हर काम की पूरी तैयारी होनी चाहिए। तुम समझ रही हो मैं क्या कह रहा हूं? अरे यार अभी तो समझाया था ना। देख पूजा, ये फिल्म में बॉलीवुड और मुंबई ना भूल जा, तुमसे नहीं हो पाएगा। नहीं नहीं, मुझे स्टार बनना है, हीरोइन बनना है। अरे तो तू टेंशन क्यों ले रही है? अरे मैं हूं ना, मैं सब सिखाऊंगा, ठीक है? तो जो मैं कह रहा हूं ना उसे फॉलो करो। बटन खोलो। तुमने कहा था ये सब गेम झूठ मूठ का है, वो पैसे नहीं देंगे। वो मेरे मम्मी पापा नहीं है, मामा अच्छे है। मामी मुझे नहीं प्यार करती, वो मुझे पनिशमेंट करती है। मामी ने भेजा ना तुम्हें, मुझे घर जाना है। हेलो, ठीक है मैं आ जाऊंगा। हाँ माँ सुनो, उसे बोलो मैं कॉल बैक कर लूंगा। ठीक है, मैं याद करके पार्सल भिजवा दूंगा। ओके बाय बाय। सर। हेलो, सब इंस्पेक्टर सुमित सिंह बोल रहा हूँ। कहाँ? वो पैसे नहीं हैं, मैंने दे दिए सारे। छोड़ो उन्हें पंकज, छोड़ो। शांत हो जाओ। अरे भीख मांग मांग के थक गया हूं मैं। तूने मुझे पैसे नहीं दिए, किस बात का बदला ले रही हो? किस बात का? यही ना कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। मैं बदला ले रही हूँ, मुझे तुम्हारी भी चिंता है। सुनिए जरा, पंकज का घर कौन सा है? तो पंकज का ही है। फूट रहा उनका। पंकज, पुलिस आई है। ये सब समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं है। किडनैपर ने क्या कहा? यही ना कि अगर तुम पुलिस को कुछ बता दोगे तो तुम्हारी बच्ची की जान ले लेंगे। नहीं साहब, वो अगर हमारी बच्ची गायब हुई होती तो हम ऐसे हाथ पे हाथ रखकर थोड़ी बैठे होते। साहब मुझे तो लगता है कि आपको कोई गलत फहमी हुई है। हमारी ट्विंकल तो अपने चाचा के घर पे है। लेकिन फोन तो तुम्हारे घर से आया था। पंकज, अभी भी वक्त है, इससे पहले कि तुम्हारी बेटी के साथ गलत कुछ हो जाए। सच क्या है हमें बता दो। सब मैं बताती हूँ। कल शाम से गायब है हमारी भांजी। किडनैपर ने हमसे 1.5 लाख रुपए मांगे थे। जैसे तैसे करके हमने 50,000 रुपए दिए।
फिर दोबारा फोन आया बाकी 1 लाख के लिए। 24 घंटे में पैसे पहुंचा देना, वरना मार दूंगा थारी छोरी को। शर्मा, लड़की हमेशा की तरह टाइम पे स्कूल के लिए निकली। सर मैंने स्कूल में पूछताछ की, सर वो स्कूल से हमेशा की तरह ही निकली थी। स्कूल से घर का 10 मिनट का रास्ता है और वो हमेशा की तरह पैदल ही चल कर आ रही थी। मतलब रास्ते में किसी सुनसान स्पॉट से उसे किडनैप कर लिया गया। शर्मा, उस रास्ते में जितने भी दुकान हैं, ठेले वाले हैं, घर हैं, सबसे जाके पूछताछ करो। किसी ने कुछ तो देखा होगा। और इस मोहल्ले में जाके सबसे पूछताछ करो, किसी ने उस लड़की को किसी के साथ आते या जाते तो देखा होगा। शर्मा, ऐसा भी तो हो सकता है कि जिस आदमी ने किडनैप किया हो वो इसी मोहल्ले का कोई रहने वाला हो, जिस फैमिली को पहले से ही जानता हूँ। पूछताछ करो जाके। सर हेलो। ओह हाय पूजा, हाउ आर यू? मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। अरे आओ ना, बैठो। मैं पैसे लेकर आ गई। गुड, वेरी गुड। आप गिन लीजिए पूरे। अरे ऐसी कोई बात नहीं, उतना भरोसा है। तुम जाओ और सबसे पहले चेंज करके आओ। गो फास्ट। देखिए, मैं सारी सिचुएशन के बारे में जानता हूँ। जांच तो जारी है, लेकिन कुछ सवाल सामने आए हैं। सबसे पहले तो हमें लगा था कि बच्ची को अकेला देख किसी ने किडनैपिंग की है। अब रही बात फिरौती की, तो मुझे नहीं लगता कि ये किडनैपिंग पैसों के लिए की गई है। आप लोगों से ठीक 1.5 लाख रुपए मांगे गए, ना 5, ना 3, ना 2, एग्जैक्ट 1.5 लाख। कोई वजह इस बात की? वो साहब, दरअसल हमारे पास 1.5 लाख रुपए थे। उसने ऑफिस से चुराए थे वो मेरे इलाज के। इतने पैसे कहाँ से आए? मालिक से उधार लिए। चोरी के पैसे नहीं चाहिए मुझे। पैसे चुराए हैं आपने, सजा हो सकती है आपको। सोचा नहीं आपने? सर चोरी नहीं की मैंने, चोर नहीं हूँ। वो तो जरूरत थी, जरूरत पूरी होती मैं लौटा देती। साहब, मेरे दिल में ब्लॉकेज है तो तुरंत ऑपरेशन करना है, इसीलिए इसने पैसे चुराए और सारा पैसा डॉक्टर को दे दिया। आपके बॉस को पता था चोरी के बारे में? जी उन्हें पता था, लेकिन शायद ये नहीं पता कि मैंने चुराए थे। किसी और को पता था पैसों के बारे में? साहब, मेरा दोस्त है विष्णु, उसको बताया था उस दिन जब हम लोग ठेके पर थे। नहीं पता है उसने क्या किया। क्या? ऑफिस से जाके वो 1.5 लाख रुपए चुरा के लाए वहाँ से। उसी दिन मेरा विनय के साथ झगड़ा भी हुआ। विनय वहाँ पर था, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि विनय ने हम दोनों की बात सुन ली और उसे पैसे के बारे में पता चल गया? विनय? वो तो ऐसे मामले पहले भी जेल जा चुका है। कोई और जरूरी बात? साहब, जब किडनैपर का फोन आया ना, तो उसके बात करने के अंदाज से लग रहा था कि वो हरियाणवी है। ठीक है, हम लोग छानबीन करते हैं। कोई और जरूरी बात हो तो आप मुझे कॉल करिएगा। जी साहब। चलो साहब। सिंह, एक काम करो, फैक्ट्री के मालिक से पूछताछ करो। मैं विनय से बात करता हूँ, ठीक है? कॉल ट्रेस जारी रखो, कोई चांस मिस नहीं होना चाहिए। और रैंसम कॉल किस नंबर से आया था वो पता लगाओ। 24 घंटे में पैसे पहुंचा देना, वरना मार दूंगा थारी छोरी को। सब एक बच्ची किडनैप हुई थी। हमारे लिए ये कोई साधारण किडनैपिंग का मामला नहीं था। इस केस को सॉल्व करने के लिए हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। सर जी, विनय वो तो 9:11 हो गया सर जी, चुटकियों में गायब। बता के गया कहाँ गया है? सब पता होता बता दिया होता आपको। साधना, साधना तो हमारे यहाँ काफी सालों से काम कर रही है। वो बड़े भरोसे वाली है। वो भला क्यों चोरी करेगी? साधना पे आपको कभी भी शक नहीं हुआ? नहीं सर, कभी भी नहीं हुआ। देखिए, अगर उसे पैसों की जरूरत होती तो मुझसे मांग सकती थी, मैं दे देता। मैं तो मामले को वहीं फुल स्टॉप लगा देता। फुल स्टॉप तो आपने वैसे भी लगा दिया है। कैसे सर? चोरी हुई है 1.5 लाख की। पुलिस में कंप्लेन करवाई थी आपने? रिपोर्ट लिखवाई थी? क्या सोचा था आपने? काला पैसा है, जाने दो। अब खामखा पुलिस में जाकर रिपोर्ट लिखवाएंगे, उल्टा खुद ही ना फंस जाए। साधना के साथ कौन कौन काम करता था? सबके नाम बताइए, हमें बात करनी है उनसे। तकलीफ में तो थी सर वो, खासकर तब से जब उसके पति ने भांजी को गोद लिया। पर कुछ दिन पहले से कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स में दिख रही थी। उसे पैसे की ज़रूरत थी। मुझसे और 2-3 लोगों से मांगा भी था उसने। क्यों और किस लिए ये तो नहीं बताया, मुझे भी नहीं बताया, जबकि हम लोग तो कई सालों से काम करते हैं। उसने मालिक से भी पैसे मांगे थे क्या?
मालिक से कहा साहब, उससे मांगते तो वो निकाल के बाहर कर देता उसे। एक नंबर का कंजूस है, एक पैसा नहीं छूटता उसके हाथों से सर, कोई भरोसा नहीं उसका। सर, विनय पाल की खोज जारी है, ज्यादा देर तक वो छिप नहीं पाएगा। सर, उस दिन ठेके पे जब पंकज और विष्णु पैसों की बात कर रहे थे तब आसपास कौन कौन मौजूद था उसकी भी एक लिस्ट बनाने के लिए कहा मैंने। किसे पता, शायद आसपास जो लोग मौजूद थे उनकी बातचीत सुन ली हो। सर, ये विष्णु ये बहुत पुराना दोस्त है, लेकिन पैसों के बारे में उसको पता था, तो फिलहाल के लिए उसे भी हम एक पॉसिबल सस्पेक्ट के हिसाब से देख रहे हैं। और साथ ही वो फैक्ट्री का मालिक, सर वो तो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। ऐसा भी तो हो सकता है कि अपने पैसे निकलवाने के लिए ट्विंकल को उसी ने किडनैप करवाया हो। नहीं सिंह, ऐसा होता तो सबसे पहले उसे नौकरी से निकाल देता। हाँ, हो सकता है कि गुस्सा आ गया हो, चोरी का बदला लेने के लिए या सबक सिखाने के लिए उसने किडनैपिंग की हो या करवाई हो। दैट्स पॉसिबल। और कोई सस्पेक्ट? सर, अभी तक तो नहीं। एक काम करो सिंह, घर से लेके स्कूल के रास्ते पर किडनैपिंग के टाइम पर कौन मौजूद था ये पता लगाओ। सर। और किडनैपिंग के बाद कौन कहाँ गया, किससे मिला, ये सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझे। ऐसे केसेस में तुम जानते हो कि एक एक सेकंड बीतते बीतते लड़की के जिंदा बचने के चांसेस कम हो जाते हैं। वैसे भी केस हमारे पास बहुत लेट आया है। लेट्स होप वो सही सलामत है। गेट ऑन टू इट। मुझे घर जाना है, मैं तुम्हारा नाम बताऊंगी। तुमने मुझे मारा भी, तुम बहुत बुरे हो। ये लड़की कौन है? सर, ये है पूजा, पंकज का बेटा तन्मय और ये दोस्त है। तन्मय? सर, ये पंकज गुप्ता के घर वाले फोन के कॉल रिकॉर्ड। सर, फिरौती के लिए जो कॉल आया था वो विनय सिंह के नंबर से आया था। ये देखिए, शातिर दिमाग है सर। ढूंढ निकालो इस विनय को। एक और टीम डिप्लॉय करो सर्च रेडियस में, और दूसरे पुलिस स्टेशन से मदद लो। जितने भी लोग घर पर हैं उनको वापस बुलाओ। बीट पेट्रोल को नोटिफाई करो, ठीक है? जहां जहां जाता है, जिससे मिलता है, सारी रिपोर्ट चाहिए मुझे। और घर, अड्डे और फैमिली कहीं और हो तो उस जगह भी। क्लियर? और कड़ी पूछताछ होनी चाहिए। ये आदमी चाहिए मुझे इमीडिएटली। यू अंडरस्टैंड? सब। और सुनो, ये जो विनय के पुराने किडनैपिंग का मामला है ना, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझे तुरंत। सब। अर्जुन नहीं। अरे चेहरे पे से हाथ हटा। अच्छा ठीक है। स्माइल करना, स्माइल, पाउट पाउट, थोड़ा सा, एक सेकंड। क्या हुआ अर्जुन, क्या देख रहे हो तुम? एक सेकंड में किडनैपिंग का मामला मर्डर का बन गया था। पोस्टमार्टम के हिसाब से उस लड़की को मरे हुए 4 दिन हो गए थे। ये साफ जाहिर था कि उसके साथ कोई सेक्सुअल असॉल्ट या जबरदस्ती नहीं हुई थी, लेकिन गले को इतनी जल्दी काटा गया था कि ये हमें पता चल चुका था कि ये काम किसी क्रिमिनल का, प्रोफेशनल क्रिमिनल या माहिर का नहीं था। ट्विंकल को खो देने के बाद अब उसके अपराधी को किसी भी कीमत पर सजा दिलवाने का हमारा जज्बा अब दुगना हो चुका था। लेकिन इस वक्त तक हमें यह अंदाजा नहीं था कि क्रिमिनल कितना शातिर निकलेगा। देखिए, हम लोगों ने पूरी कोशिश की थी, लेकिन ट्विंकल की लाश हमें नदी के पास से मिली। ऐसा नहीं हो सकता। इतनी छोटी सी बच्ची थी, उसके साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है? ये सब तेरी वजह से हुआ है। तूने मारा है। तूने पैसे नहीं दिए थे उसे बचाने के लिए। हाँ, पुलिस को भी तूने बुलाया। ये सब मैं क्यों मरने दूंगी उसे? शांत हो जाइए प्लीज। एक्सक्यूज मी सर। हेलो। हाँ, ओके, हम पहुंचते हैं। सर, विनय का फोन जो स्विच ऑफ था वो ऑन हो गया। लोकेशन हम ट्रेस कर रहे हैं, थोड़ा समय लगेगा। ठीक है, तुम जाओ, एक सर्च टीम लेके मैं आता हूं। सर। शर्मा सर, लोकेशन तो यही दिखा रहा है ना? फोन लगाओ जरा। रिंग जा रहा है सर। फोन। राम राम साहब जी, क्या हो गया? टेम्पो तेरा है? हाँ साहब जी। तुझे क्या लगा था कुछ दिनों तक फोन स्विच ऑफ करके रखेगा पुलिस ढूंढना बंद कर देगी?
एक मिनट सर जी, यू फोन मारा ना सर जी, यू टेम्पो में पीछे पड़े थे कुएं में। अब बता बच्ची को क्यों मारा? क्यों मारा बच्ची को? क्या बोल रहे साहब जी, मेरा कुछ ना पता है। हमें पता है। ट्विंकल, यमुना विहार, कुछ याद आया? चल तू थाने में चल। चल चल चल। कमाल कर रहे हैं सर जी, क्या बोल रहे हैं? बस सच्ची कह रहा हूं, मुझे कुछ ना पता है जी। कौन सी लड़की, किसने मारा और क्या किडनैपिंग? अच्छा, किडनैपिंग के बारे में तो मैंने कुछ कहा भी नहीं था, तुझे कैसे पता चला? नहीं साहब जी, वो आप यमुना विहार का नाम ले लेते ना जी, तो मेरा आना जाना लगा रहा है जी। मैं सब्जी सप्लाई करता हूँ और वहाँ पे मैंने कुछ लोगों को बच्ची के बारे में बात करते हुए सुना जी। बस। कौन लोग? कौन बात कर रहे थे? वो सभी, मतलब वो है ना जी, मानव और विष्णु, जो सब्जी की दुकान लगाता है, उसका बेटा जी। विष्णु? हाँ सर जी, मौड़ा माल सप्लाई करने गया था जी, वहाँ राम सिंह और विष्णु सभी तो मिलकर आया जी। मैं तुझे मोबाइल कहाँ से मिला? फोन तो आज ही मिला जी, मैंने पीछे टेम्पो में पड़ा था जी, कुएं में। और अपने आप आ गया तेरे टेम्पो में ये मोबाइल? हाँ, झूठ बोलता है? हाँ? नहीं साहब जी, वो क्या है ना जी, मैं अलग अलग जगह जाऊँ ना जी काम पे, बस तो इसलिए मुझे नहीं पता जी, यू फोन मेरे टेम्पो में कड़ा था जी। अच्छा ये बता, यमुना विहार कब गया था तू? यूँ जी 5 दिन पहले गया था जी। चल तू थाने चल। चल चल। अरे सर जी, मैंने किया क्या है? मेरा कसूर क्या है? साहब जी मार दी। शर्मा, तुरंत इस फोन की जांच करवाओ, देखो किस किस के फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं। एक टेक्निकल टीम बुलाओ और फोन का डेटा चेक करो। पंकज ने हमें कहा था कि किडनैपर के बात करने का ढंग हरियाणवी है। मुझे तो लगता है यही आदमी इन्वॉल्व है। पता करो ये आदमी कहाँ कहाँ गया था, किस किस से मिला था, मुझे सारी डिटेल चाहिए। सर, बंटू चौधरी के कॉल रिकॉर्ड्स। वो सच बोल रहा है, जिस दिन ट्विंकल किडनैप हुई थी वो कहीं और ही था। वो बुरारी एरिया में सब्जी सप्लाई करता था। और सर ये फ़ोन जो बंटी के गाड़ी से मिला था, इसकी भी जांच करवाई हमने। सर इस फ़ोन में एक ऐप है जिसे वॉइस चेंजर ऐप कहते हैं। इस ऐप के थ्रू अगर आप किसी को कॉल करेंगे तो बात करते वक्त आपकी आवाज़, टोन, ढंग सब बदल जाएगा। बहुत शातिर दिमाग है सर। तो तभी पंकज को लगा कि किडनैपर हरियाणवी में बात कर रहा था। इनफैक्ट उसने आपको भी हरियाणवी एक्सेंट पर सेट करके रखा था। यानी प्रोफेशनल है, ये काम पहले कर चुका है। इस फोन के IMEI नंबर से पता करो कहाँ से बेचा गया था, किसने खरीदा था। हो सकता है विनय के अलावा कोई और नाम सामने आए। सब बोल दिया मैंने। बाकी सस्पेक्ट्स को क्लीन चिट मत देना, पूछताछ जारी रखो। सब। अरे बार बार क्यों बजा रहा है भाई? आ रहा हूं ना। उमेश झा। यस सर। शर्मा, घर का एक एक इंच अच्छे से चेक करो, देखो बच्ची से जुड़ा कोई भी सुराग हाथ लगता है कि नहीं। सर सर क्या बात कर रहे हैं? बच्चा? सर कौन बच्ची, किसकी बात कर रहे हैं सर? मैं एक शरीफ आदमी हूँ। शरीफ आदमी एक छोटी सी बच्ची को किडनैप करके अपने आप को शरीफ कहता है? ये फोन देख, ये वही फोन है ना जिससे तूने पैसे मांगे थे फिरौती के? हाँ? बच्ची को किडनैप किया था तो मारा क्यों? क्यों मारा? मैं उसे क्यों मारूंगा सर? तूने खरीदा था ना ये फोन, इसका IMEI नंबर चेक किया है हमने, तेरे नाम पे ही रजिस्टर्ड है। हाँ सर। ट्विंकल जब किडनैप हुई तो वहीं था, उसी एरिया में। तेरे कॉल रिकॉर्ड्स है हमारे पास, बोल अब। सर मेरा दोस्त रहता है वहाँ, मैं अक्सर जाता हूँ वहाँ पे, मंडे, फ्राइडे, सैटरडे, कभी भी। अच्छा, नाम बता, कौन दोस्त? बोल बोल, नाम बोल। सर मैं बता रहा था ना, ये फोन मेरा ही था बट खो गया था सर। मैंने इसकी कंप्लेंट भी लिखवाई थी। जस्ट गिव मी 2 सेकंड सर, मैं FIR की कॉपी दिखाता हूँ। जस्ट गिव मी। सर कुछ नहीं मिला। सर ये कुछ फोटोज में ही है। सर ये देखिए, ये कॉपी है कंप्लेंट की। सर माना ये मोबाइल मेरा है, लेकिन सर ये मेरे पास नहीं था सर। सर सच बोलना, मैंने कुछ नहीं किया सर। तूने क्या किया है क्या नहीं किया वो हम पता कर ही लेंगे। शहर छोड़ के बाहर जाने के बारे में सोचना भी मत, समझ गया? शर्मा, सारा कच्चा चिट्ठा निकालो इसका। ये उमेश कुछ ना कुछ तो हमसे छिपा रहा है। सर हेलो। बाकी के पैसे जल्दी लेके, नहीं तो बनता काम ना बिगड़ जाएगा। अभी? हाँ बेबी अभी। क्या कह रहे हो तुम? देखो मुंबई से प्रोड्यूसर्स आए और अपनी मूवी के लिए हीरोइन ढूंढ रहे हैं। पर मेरे पास अभी पैसे नहीं है। पैसे नहीं है मतलब? तू फ्री का स्टार बनेगी क्या? देख मैं कुछ नहीं जानता, जो भी करना है कर, लेकिन जल्दी जल्दी पैसे लेके आ, नहीं तो भूल जा तू हीरोइन बनने का। ठीक है? पर मेरे हेलो हेलो। जा रही है? तुझसे मतलब?
बैग लेकर कहाँ जा रही है? मेरा बैग छोड़। पहले बता कहाँ जा रही है? छोड़ मेरा बैग छोड़। मैं पापा को बता दूंगा। पापा को बताएगा? इतना रोने की क्या जरूरत है? फोन ही टूटा है, वो भी नकली। सर उमेश के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाई मैंने, पर्सनल हिस्ट्री सब कुछ। सर उसका फ़ोन बाकी गुम हो गया था, उसको लगा फ़ोन चोरी हो गया तो पुलिस स्टेशन में जाके उसने रिपोर्ट भी लिखवाई। सर लड़की के साथ उसका कोई कनेक्शन तो नहीं है, लेकिन हाँ बहुत पहुंचा हुआ आदमी है वो। छेड़छाड़, मोलेस्टेशन, सेक्सुअल असॉल्ट, बहुत सारे चार्जेस लगे हैं उस पर और हर बार बच निकला वो। लेकिन इंटरेस्टिंग बात सामने आई इन सब के पीछे। हम जब तलाशी ले रहे थे हमारे हाथ कुछ फोटोग्राफ्स लगे। सर ये कुछ फोटोज मिली हैं, अलग अलग लड़कियों के फोटोग्राफ्स, कपड़े उतारते वक्त, कम कपड़ों में फोटोज हैं। ये फोटो देखिए सर, ये भी हमारे हाथ लगी। ये लड़की तो वो पूजा है सर, तन्मय की दोस्त और विष्णु कुमार की बेटी। विष्णु की बेटी? सर उमेश के नए नंबर के कॉल रिकॉर्ड्स भी निकलवाए। पूजा के साथ वो रोज टच में था, जबकि पूजा एक नाबालिग है। उठा के लाओ इसे, देखते हैं क्या मामला है। यार ये केस तो एकदम अटक कर रह गया है। पहले वो अरविंद, फिर वो ट्रक ड्राइवर और ये उमेश, कोई भी लीड काम की नहीं मिल रही है। ये लो सर, ये बाकी सस्पेक्ट्स के कॉल्स एंड ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स। मैं देखता हूँ, ये तुम उमेश को उठा के लाओ, जाओ। सर हम उमेश के घर पे आए हैं, लेकिन वो नहीं है यहाँ। नहीं है मतलब? सर मुझे तो लगता है भाग गया है, उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। क्या हो रहा है ये सब? हाँ कैसे गायब हो गया? हमारी गलती है ये। किसी को तैनात किया था तुमने वहां पर नजर रखने के लिए? आई एम सॉरी सर। सॉरी से कुछ नहीं होने वाला है। आई वांट हिम फाउंड, यू अंडरस्टैंड? 24 घंटे है तुम्हारे पास, ढूंढ निकालो उसे। सर सिंह, हमारे एक एक खबरी को एक्टिव करो, हर पुलिस स्टेशन में जाओ, 24 घंटे हमारे पास उनको ढूंढ निकालने के लिए। सर हाँ सर ये मेरे। विनय, सर मेरे नाम पे? सर वो नंबर मेरा है ही नहीं सर। क्यों झूठ बोल रहा है? जिस दुकान से तूने सिम कार्ड खरीदा था ना, उस दुकान के पास तेरे सारे पेपर्स है। तेरे वो मोहल्ले का हरी यादव सर, उसी की दुकान है सर। मुझे पता है ये सही है, लेकिन सर वो ये नंबर नहीं है जो आप दिखा रहे हैं। उस बच्चे के बारे में सर मुझे कुछ नहीं मालूम सर। सर मैं बेगुनाह हूँ सर। अगर बेगुनाह होता ना तो इस तरीके से भागते नहीं, पहले अपने मोहल्ले से फिर यहाँ से। क्यों भाग रहा था? क्योंकि मुझे पता था सर कि लोगों का शक मुझ पर ही जाएगा। सर गलती ही ऐसी हुई थी मुझसे। तब 17 साल का था, बहक गया था, अकल नहीं थी मुझ में सर। लेकिन उसकी सज़ा मैं काट चुका हूँ। ये सर मेरी सज़ा खत्म होने के बाद भी मुझे गुनाहगार की नज़र से देखते हैं सर, गालियाँ देते हैं, क्रिमिनल बुलाते हैं सर मुझे। ठीक है, अभी के लिए छोड़ रहा हूँ, लेकिन शहर छोड़ के बाहर मत जाना, समझ गया? उस पर नज़र है हमारी। साहब कुछ भी करिए साहब, हमारी बेटी पूजा को ढूंढ निकालिए। तो तुमने उसे निकलते हुए देखा था, कुछ बोला था उसने? नो सर, मैंने उसे रोकने की कोशिश भी की पर वो चली गई। छोड़ मेरा बैग छोड़। मैं पापा को बता दूंगा। पापा को बताएगा? ठीक है, देखते हैं हम लोग। आप पूजा का मोबाइल नंबर लिखवा दीजिए। सर ख्याल ऐसा रखेगी ना कि खुश हो जाओगे। सर कॉन्फिडेंस है लड़की में, डरती या शर्माती नहीं है। हीरोइन बनने के लिए ना ये कुछ भी करेगी, है ना पूजा? उमेश कैसी बातें कर रहे, मुझे ये सब नहीं करना उमेश। अरे अभी अभी तो आई है पूजा, चलो छोड़ो, डांस तो आता है ना। अरे सर आप यहाँ? क्या हो रहा है सब? सब तुझे क्या लगा था फोन स्विच ऑफ करके रखेगा तो पुलिस ट्रेस नहीं कर पाएगी? हाँ, पूजा का फोन स्विच ऑन था, वो ट्रेस करके हम यहाँ तक पहुंचे, अब तुझे हवालात पहुंचाएंगे। चल।
एक और ट्विंकल के मर्डर की तलाश थी और दूसरी ओर हमने एक सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया। उमेश और उससे जुड़े बाकी अपराधी पूजा जैसी लड़कियों के सपनों का सहारा लेकर उनका गलत फायदा उठा रहे थे। बहरहाल हमें इस बात की तसल्ली थी कि हमने पूजा की जिंदगी को बर्बाद होने से पहले ही बचा दिया। साथ ही हमें यह विश्वास भी हो गया था कि हम अब ट्विंकल के मर्डर को पकड़ने के बहुत ही करीब आ गए थे। जिस मोबाइल से किडनैपर का कॉल आया था वो भी उस मोहल्ले से लिया गया था ना? ये सर, हरी यादव की दुकान से। और वो सिम कार्ड भी उसी की दुकान से, है ना? कहीं ये हरी यादव इन्वॉल्व तो नहीं है? पॉसिबल है सर। मिलते हैं इससे, हरी यादव की सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाओ तुरंत। चलो साहब। मेरे यहाँ तो सभी आते हैं साहब, मोहल्ले के सभी लोग यहाँ से सिम कार्ड वगैरह खरीदते हैं। अब ये सिम कार्ड ये किसे बेचा था? साहब मैंने बताया ना साहब, मुझे नहीं पता। हाँ शायद मानव जानता होगा, वो शाम को यहीं पर होता है। मानव? विष्णु कुमार का बेटा? हाँ साहब वही। वो तो नाबालिग है, तूने एक बच्चे को काम पे लगाया। अंदर करूँ तुझे मैं? नहीं साहब, मैं उससे काम नहीं कराता, वो खुद ही यहाँ पर आता और बैठा रहता है। उसे ये सब अच्छा लगता है और तेज भी है इन कामों में, और ग्राहकों की मदद करता है, उन्हें समझाता है, तो मैं भी नहीं रोकता साहब। नहीं सर, मैं तो वहाँ बस गेम खेलने जाता हूँ, मैं किसी से बात नहीं करता। ट्विंकल के घर जाते थे ना तुम? हाँ सर, मैं उसे पढ़ाता था। अभी तुम लोगों का कोई झगड़ा हुआ किसी बात पे? अनबन तू तुम्हें मैं घर पे किसी ने कुछ कहा हो तुम्हें, कभी डांटा हो? नहीं सर, सब अच्छा ही था। कभी तुम्हें पैसों की जरूरत पड़ी? पापा ने ना दिए हो तुम्हें कुछ खिलौने? नहीं सर, नहीं। अच्छा जाओ बेटा, जाओ। विष्णु बैठो। हाँ सर। तुम और पंकज तो अच्छे दोस्त थे? हाँ सर। पुरानी दोस्ती? जी। कभी कोई झगड़ा, कोई मनमुटाव? नहीं साहब, झगड़ा क्या, हम लोग तो बहुत अच्छे दोस्त हैं साहब। 1.5 लाख की बात सिर्फ उसने तुम्हें ही बताई थी? हाँ तो उसने मुझे बताई क्योंकि हम अच्छे दोस्त हैं और काफी पुराने दोस्त हैं। हमने तो रात दिन उसकी मदद की है ट्विंकल को बचाने में, और हम क्यों ट्विंकल के साथ ऐसा करेंगे? हम वैसे आदमी नहीं है साहब। तो फिर छुपा क्यों रहे हो विष्णु? कुछ तो है जो तुम छुपा रहे हो। आज नहीं तो कल मुझे पता लग जाएगा। साहब कैसे समझाऊं आपको? विष्णु सिर्फ मेरा दोस्त ही नहीं बल्कि मेरा भाई है। जितना भरोसा मैं अपने घर वालों पे करता हूँ उतना ही भरोसा मैं विष्णु पे करता हूँ। साहब वो वैसा कुछ नहीं कर सकता। और विष्णु का बेटा मानव तो बहुत मासूम है साहब, वो ये सब क्यों करेगा? वो तो बहुत ही समझदार है, हमारे ट्विंकल को ट्यूशन पढ़ाने आता है। उसने खुद ना किया, वो किसी को उकसाने पर। उसका कोई दोस्त? साहब मैं मानता हूँ कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं हमारे अच्छे के लिए कर रहे हैं साहब, लेकिन अपने दोस्तों पे, अपने परिवार पे इस तरह से शक करके कोई फायदा नहीं है। कुछ देर ठंडे दिमाग से सोचो, कोई भी बात गौर से, अगर याद आए तो मुझे बता देना। ठीक है साहब। मैं ट्विंकल से प्यार करती थी, हाँ, उसे संभालना नहीं चाहती थी, कभी कभी बोझ समझती थी, लेकिन मैंने सपने में भी नहीं चाहा कि ऐसा कुछ हो। और अब कोसती हूँ खुद को, एक बार गले लगा लिया होता, एक बार प्यार से बात कर ली होती तो क्या चला जाता मेरा। सर, आपने जैसा कहा था हमने वैसे ही किया। उमेश पर हमने प्रेशर बनाए रखा था, फाइनली उसने सच उगल ही दिया। सर उसने 25,000 रुपये लिया था पूजा से। पूजा उसे और पैसे देने वाली थी लेकिन नहीं दे पाई। 25,000? ये सर, पंकज ने कैसे भी करके 50,000 रुपये इकट्ठे करके किडनैपर को दिया था। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि 25,000 रुपये पूजा के पास वहीं से आए? यह हो सकता है कि उमेश अपनी जान बचाने के लिए पूजा पे उंगली उठा रहा हो।
ये भी पॉसिबल है सर। आई थिंक या तो पूजा कल्प्रिट है या फिर उमेश। कहाँ से आए तुम्हारे पास इतने पैसे? ऐसे 25,000 रुपए। 25,000? ट्विंकल को तुमने किडनैप किया था? नहीं। तूने ट्विंकल को, कहीं तूने अपने सपने पूरे करने के लिए उस बच्चे को तो बोलो। अरे हम पूछ रहे हैं ना, बोलने दीजिए उसे। नहीं पापा, मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैंने पैसे कबर्ड से लिए थे, माँ के पुराने गहने ढूंढ रही थी, सोचा उनको बेच दूंगी, तभी मिले पैसे मुझे। उन पैसों से उमेश ने मेरा फोटोशूट किया, उसके बाद वो और पैसे मांगने लगा। मैंने सोचा कबर्ड से निकाल के पैसे दे दूंगी, पर फिर कबर्ड में पैसे नहीं थे और मुझे नहीं पता वो झूठ बोल रही है तू। मैं झूठ क्यों बोलूंगी, मैं सच बोल रही हूँ। 50,000 रुपए घर में आएंगे कहाँ? अब तुम चुपचाप सच बोलना शुरू करो। मैंने कहा था ना तुमसे कुछ छुपा रहे हो मुझसे। अगली बार मैं पूछूंगा नहीं, सच सच बोलो। हमने तो सब अपने बच्चों के लिए किया था साहब, पैसे ये उसी ने किया होगा। सारी गलती मेरी है, मैंने एक बार उसकी गलती पर पर्दा डाल दिया था साहब, और आज मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। सब उसी ने किया है। मजाक लगा रखा है क्या? माफी मांग लिया तो मामला खत्म। कांच नहीं तोड़ा है, चोरी हुई है चोरी। हाँ, पर इसने आपके बेटे का लैपटॉप लौटा दिया है ना, और हम कह रहे हैं आपसे, हम खबर लेंगे इसकी। आगे से ऐसे नहीं होगा। हम हाथ जोड़ते हैं आपसे कि बाहर किसी को पता चल गया तो इज्जत चली जाएगी, बच्चे के आगे की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये चोर नहीं है, इसे तो बस शौक है इन सब चीजों का। अब हम दे नहीं पाते इसलिए शायद, लेकिन इससे आगे ऐसा नहीं होगा। हम मार मार के ठीक कर देंगे इसको। इस बार तो छोड़ दे रही हूँ, अगली बार अगर कुछ हुआ तो मैं सीधा पुलिस में जाऊंगी। शुक्रिया। हम जानते हैं ट्विंकल को तुम्ही ने किडनैप किया है, लेकिन क्यों, ये वजह समझ में नहीं आ रही थी। उसकी फैमिली को, ट्विंकल को पसंद करते थे तुम, तन्मय तुम्हारा दोस्त था, उनको भी तुम पे इतना भरोसा था। फिर हमने तुम्हारी चीजों की तलाशी ली और हमें ये मिला। ओरिजिनल है, महंगा है, और तब जाके 1.5 लाख रुपए की बात समझ में आ गई। न 2 न 3, एग्जैक्ट 1.5 लाख। लेकिन उसे मारने की क्या जरूरत थी तुम्हें? 6 साल की बच्ची थी, क्यों मारा उसे? मारना नहीं चाहता था सर। ट्विंकल तो बहुत अच्छी थी, दोस्त थी मेरी, बहुत प्यारी थी, मेरी हर बात मानती थी, इसलिए मुझे लगा कि सब आसानी से हो जाएगा। मुझे ये फोन चाहिए था, स्कूल में सबके पास था, तो मैंने डाउन पेमेंट पे ले लिया। वो आदमी उसके बाद धमकाने लगा कि बाकी के पैसे नहीं दिया तो फोन वापस ले लेगा, पापा को बता देगा। मैं डर गया। एक दिन ट्विंकल को पढ़ाते वक्त मैंने साधना आंटी को कहते हुए सुना कि उनके पास 1.5 लाख है, इसलिए मैंने एक प्लान बनाया। जैसे ही ट्विंकल स्कूल से बाहर निकली, उसको अपने साथ ले गया। चले ट्विंकल। फिर मैंने फिरौती के कॉल के लिए उमेश का फोन चुराया, क्योंकि वो मेरी बहन को बहका रहा था, और विनय के आईडी पर सिम ली ताकि शक उस पर जाए। मैंने ट्विंकल को बहुत प्यार से रखा, खाने को दिया, चादर दी ताकि ठंड ना लगे। पापा को भी बताया कि ट्विंकल किडनैप हो गई है, ये सोचकर कि पापा पंकज अंकल को समझा देंगे और वो पैसे देकर ट्विंकल को बचा लेंगे। पर साधना आंटी ने आप लोग को कॉल कर दिया। ट्विंकल ने भी धीरे धीरे मेरी बात मानना बंद कर दिया था, कह रही थी कि सबको मेरे बारे में बता देगी। चुप कर अब, चुप। नहीं, मैं चुप रहूंगी, तुम बहुत गंदे हो। मैं सबको तुम्हारा नाम बताऊंगी, मैं नहीं चुप रहूंगी। क्या कर दिया ये? क्या कर दिया तूने? टिंकल को मार दिया। मेरे दोस्त की बेटी थी वो, तेरी भी तो बहन थी ना, इसीलिए मर मर के पढ़ा क्या था तुझे? सॉरी पापा। सब खत्म हो गया, सब खत्म कर दिया तुमने। मेरी गलती है, सारी गलती मेरी है साहब, मेरी गलती है।
पापा 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 मुझे नहीं जाना पापा पापा सॉरी पापा मुझे नहीं जाना पापा सॉरी। मानव को एक अच्छे स्कूल में भेजकर उसे बढ़ावा देकर विष्णु ने बाप होने का फर्ज तो अदा किया, लेकिन अपराध की तरफ जाती हुई निशानियां नहीं देखी। उसके पहले गुनाह पर पर्दा डालना, उसके महंगे फोन को देखकर अनदेखा करना और फिर हर नई चीज के लिए उसके मन में हद से बढ़ते हुए पागलपन को नजरअंदाज करना, ये सारी गलतियां विष्णु की थीं। अपने एक छोटे से सपने को पूरा करने के लिए मानव ने एक जिंदगी खत्म कर दी और अपनी ही नहीं बल्कि कई जिंदगियां बर्बाद कर दी। मैंने अपनी जिंदगी में कई वजहों से मर्डर होते हुए देखे हैं, लेकिन यह पहला केस था जब एक मामूली चीज के चलते इतनी जिंदगियां बर्बाद हुई। एक मोबाइल फोन। सपने देखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उन सपनों को पूरा करते वक्त हमें अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए। उन सपनों को सच करने के लिए हमें क्या कीमत चुकानी पड़ रही है, इस बात को जान लेना चाहिए। कुछ सपने हमें बर्बाद कर दें, इससे पहले बेहतर है कि हम उन्हें भूल जाएं। माँ बाप बच्चों को प्रोत्साहन दें, उन्हें सपोर्ट करें, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन वो क्या सोचते हैं, क्या सपने देखते हैं, इस बात से जरूर सतर्क रहें, क्योंकि कुछ सपने अपने आने वाले खतरे की दस्तक हमें पहले ही सुना देते हैं। मैं इंस्पेक्टर अभिमन्यु ठाकुर फिर मिलूंगा अपने करियर के एक और चैलेंजिंग केस की कहानी के साथ। याद रखिए, हमारा मकसद बताना नहीं, बचाना है। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।